श्रवण गर्ग जी, आपके पास आना चाहूँगा। सीजेआई ने अपने व्याख्यान में न्यायपालिका की आज़ादी की हिमायत करते हुए कहा है कि न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसे विधायिका या कार्यपालिका द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो कानून का शासन छलावा बनकर रह जाएगा। यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि संविधान में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सबकी जिम्मेदारियां और सीमाएं बताई गई हैं और ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई किसी के काम में दखलंदाजी न करे। लेकिन फिर भी कई बार सरकार को शिकायत होती है कि न्यायपालिका उसके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रही है। और हाल का अगर उदाहरण देखें तो कोरोना मृतकों को मुआवजे के संबंध में भी सरकार ने यही शिकायत की। आपको पता होगा कि सरकार न्यायपालिका से बताया गया कि 4 लाख रुपया मुआवजा दीजिए, सरकार ने साफ मना कर दिया और सरकार का कहना है कि उसके बाद में फिर फैसला कल आया है। तो अब सीजेआई न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हो रहा है जिससे न्यायपालिका पर सरकार का दबाव दिख रहा है? क्या कहेंगे? क्योंकि खुल करके बोल रहे हैं कि एक न्यायपालिका को स्वतंत्रता चाहिए, और स्वतंत्रता की बात अगर कह रहे हैं और सीजेआई कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। मैं इसमें 2-3 चीजें राजीव जी जोड़ना चाहता हूँ। 2 तरीके से मैं इनके मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा उसको देखना चाहता हूँ। ये तो देश की पूरी जुडिशरी का मैसेज है, जो पिछले कुछ दिनों पहले रमन्ना साहब ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से वीडियो बातचीत की थी। वो उस बातचीत को बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया, वो बहुत ऑनलाइन डिस्कशन था। उन्होंने ये कहा था कि उसमें जो कॉलेजियम वहाँ के राज्यों के जो सिफारिशें करते हैं जजेस की नियुक्ति के लिए, उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जिन वर्गों का छूट रहा है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अल्पसंख्यक लोग हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मतलब मैं जस्टिस रमन्ना के ने जो कल कहा उसको मैं पीछे से ले जाके देख रहा हूं। मतलब मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं कि जो जस्टिस रमन्ना ने अचानक से आके कही हो। ये उनकी थॉट प्रोसेस को बताता है कि हमारे यहाँ न्यायालयों में न्यायाधीशों का जो चयन होता है उसमें उन्होंने महिलाओं का भी कहा कि और उसमें से कई सवाल निकल के आए कि आज सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं हैं जजेस में, ये कितने अल्पसंख्यक हैं, या कितने शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब के हैं। तो ये एक जो इश्यू आता है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन का, चाहे वो माइनॉरिटीज का हो, शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, जस्टिस अरुण मिश्रा की नियुक्ति को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा? क्योंकि वो पूरा मामला मानवाधिकार आयोग के संबंध में है। मतलब एक सिर्फ पोस्ट नहीं है। तो कई बार जैसे इसीलिए मैं उनके जस्टिस रमन्ना के उद्बोधन को जब मैं पीछे ट्रेस करके देखता हूं तो ये पाता हूं कि उन्होंने जो न्यायाधीशों से कहा उच्च न्यायालयों के कि भाई आप जो सिफारिशें करते हैं कॉलेजियम के लिए, या कॉलेजियम जो चुनता है, उनमें ऐसी सिफारिशें होना चाहिए जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। दूसरा ये कि जो उन्होंने बड़ी बात कही है कि सत्ता परिवर्तन को नागरिकों के उत्पीड़न की समाप्ति की गारंटी नहीं माना जा सकता। जो बड़ी बात है कि अब ये अगला चुनाव हो जाएगा तो सब चीजें समाप्त हो जाएगी और सरकार बदल जाएगी और ये हो जाएगा। ये एक जो नागरिकों के स्तर पर जो एक स्थिति बन जाती है कि इस सरकार को चले जाने दो फिर सब ठीक हो जाएगा। एक न्यायाधीश के तौर पर वो इसको कोई गारंटी नहीं मान रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि पूरा मामला जो है वो सरकार कोई भी हो, वो उस पर भरोसा 100% नहीं किया जा सकता। तो उस लिहाज से ये आने वाले समय के लिए भी सरकारों को चेतावनी है, जो जस्टिस रमन्ना ने कहा।
कि सरकारों को अब आगे किस तरह से काम करना चाहिए, और न्यायालय जो उच्च न्यायालय हैं उनके फैसले किस तरह से जस्टिस रमन्ना की निगरानी में आने वाले हैं, कि आप जो फैसले दे रहे हैं वो उन फैसलों में क्या उन चीजों का ध्यान रखा गया है जिनका उल्लेख मुख्य न्यायाधीश ने किया है। पर मैं इससे अलग एक बात देख रहा हूं, और वो थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है। वो बात यह है कि क्या आप न्यायपालिका, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का का लगातार गिरना, मतलब उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं हो न्यायपालिका पर, यह तो ठीक है, पर क्या हम आखिरी तौर पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की भूमिका को प्रजातंत्र में फोरगो कर दें क्या, या भूल जाएं क्या कि उनकी जरूरत ही नहीं है, और हम ये मान के चलें कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो है वो नागरिकों के हितों में काम नहीं करती हैं, और अपना पूरा कॉन्फिडेंस, अपना भरोसा, अपनी पूरा विश्वास केवल न्यायपालिका में निहित कर दें। तो जो चीज वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आने वाली सरकारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो नागरिक उत्पीड़न के प्रति कोई गारंटी मिलेगी उससे, तो हमको इस बात का क्या पता कि जस्टिस रमन्ना के बाद जो मुख्य न्यायाधीश आएंगे या उनके बाद आएंगे, उनका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति क्या रवैया रहेगा। तो क्या हम जस्टिस रमन्ना ने जो कहा या चंद्रचूड़ ने जो कहा उसको हम एक स्थायी व्यवस्था मान सकते हैं क्या न्यायपालिका के लिए? वो भी नहीं मान सकते हम, क्योंकि कल से कोई जस्टिस रमन्ना रिटायर होते हैं और उनकी जगह और कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो उनकी तरह बात नहीं करता है नागरिक उत्पीड़न को लेकर या टायरनी को लेकर, या वो ये कहता है कि नहीं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका की जो सत्ता है उसको भी हमें सर्वोच्च मान के चलना पड़ेगा, या पार्लियामेंट की जो सत्ता है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून तो पार्लियामेंट बनाती है। ये जो एक मुद्दा इससे निकल के आता है कि न्यायपालिका के प्रति तो विश्वास न्यायमूर्ति रमन्ना का बहुत पैदा करता है और आश्वस्त करता है, पर क्या कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति उनके नजरिए को या उनके संदेह को हम किसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक मान सकते हैं क्या? और न्यायपालिका को एक जो वर्तमान न्यायपालिका को है उसके लिखे को या उसके कहे को हम एक संवैधानिक गारंटी मान के चल सकते हैं क्या कि जो उन्होंने कहा है वही सही है और वही चलने वाला है देश में, और नागरिक उत्पीड़न का सारा जो भार है या बोझ है उसका निराकरण करने की या उसको न्याय देने की जो गारंटी है या जो विश्वास है या जो अधिकार है वो केवल न्यायपालिका के पास ही है। तो मुझे इसमें जस्टिस रमन्ना के कथन में कुछ चीजें बहुत, मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छी हैं, पर मुझे कुछ चीजें जैसे मैं मतलब किसी भी मैं मतलब पार्लियामेंट को, मतलब न्यायपालिका को आखिरी रिजॉर्ट मानूंगा, मतलब उत्पीड़न के उन्मूलन का, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। मतलब मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि मेरे उत्पीड़न का जो रिड्रेसल है या उसको एड्रेस करने की बात है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के जरिए ही होना चाहिए। नहीं तो अगर चुनाव की कोई सैंक्टिटी नहीं है कि सरकार, चुनाव का अगर कोई मतलब नहीं है कि वो आने वाली सरकार कोई गारंटी दे सकती है टायरनी के खिलाफ, तो फिर हमको चुनाव भी क्यों करवाने चाहिए? तो प्रजातांत्रिक फिर पूरी की पूरी जो कॉन्फिडेंस है हमारा प्रजातंत्र के प्रति, या
प्रजातंत्र के तीन स्तंभों के प्रति, क्योंकि मीडिया ने तो पूरी तरह से अपने आप को खत्म कर ही लिया है, तो बाकी जो स्तंभ है उनके प्रति क्या हम इस उद्बोधन रेफरेंसेस निकाल सकते हैं क्या, कि क्या उनकी अथॉरिटी को तो अंडरमाइन नहीं किया गया है? ये मेरा कहना है।